जय हिंद। दोस्तों, फाइनली अब हम ये कह सकते हैं कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जो फ्री ट्रेड डील है वो साइन हो चुकी है। जी हाँ, आप सभी ने सही सुना। इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन साइन मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स। दोस्तों, आज के सेशन में मैं कृष्णा पांडे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे किस प्रकार से यूरोप और इंडिया ने जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसे फाइनली ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। आप सभी जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन की तरफ से यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट भारत आए हुए हैं और रिपब्लिक डे के परेड में भी शामिल हुए हैं। जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, नरेंद्र मोदी साहब के लेफ्ट में एंटोनियो कोस्टा है। ये यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट भी हैं। इन्होंने अपना ओसीआई कार्ड दिखाया। ओसीआई कार्ड यानी इन्होंने ये प्रमाण बताया कि ये ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हैं। ये अपने आप में ही बहुत गौरवशील बात है कि इंडिया से ओरिजिन लोगों ने पूरे दुनिया में अपना झंडा गाड़ा है। इस सेशन में हम समझेंगे कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, इससे भारत और इससे यूरोपियन यूनियन को क्या फायदा हुआ है। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, इसे मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स भी कहा गया है, क्योंकि इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बदौलत एयरक्राफ्ट्स, अल्कोहल, फूड एंड केमिकल्स, ऐसे कुछ सेक्टर्स और कमोडिटीज हैं जिनके ऊपर ऑलमोस्ट टैरिफ ना के बराबर कर दिया है या काफी ज्यादा रिड्यूस कर दिया गया है। अब हम समझेंगे एग्जैक्टली इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच जो फ्री ट्रेड डील साइन हुई है उसका अर्थ क्या है और उसमें क्या क्या पॉइंट्स कवर किए गए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, यूरोपियन यूनियन 27 देशों का एक समूह है। ये 27 देशों का एक समूह, एक ग्रुप इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करता है, जिसके वजह से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इन दोनों देशों के बीच में जो हो रहा है उसके ऊपर टैरिफ्स ऑलमोस्ट जीरो या फिर बहुत ही ज्यादा रिड्यूस कर दिए जाएंगे। इससे होगा ये कि इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं ये काफी चीपर और कॉम्पिटिटिव रेट्स में यूरोप में सेल होंगे। ईयू को भी हेल्प होगी कि उनकी कंपनीज इंडिया में आके इन्वेस्ट करेंगी, ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगे। दोनों ही यहाँ पे कह सकते हैं पार्टीज का एक तरह से सप्लाई चेन में कोऑपरेशन होगा और हमारे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिलेशंस जो हैं वो काफी स्ट्रेंथन होंगे। अब हम समझेंगे ये डील इतनी हिस्टोरिक क्यों है, क्योंकि इसके अब अलावा भी हमने पास्ट में बहुत सारे नेशंस के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। बट ये डील इतनी इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि मोर देन 18 प्लस इयर्स का डेडलॉक कहा जाता है इसे। इसकी नेगोशिएशंस 2007 से ही शुरू हो गई थी। However, there were some disagreements, कह सकते हैं कि अल्कोहल, ऑटोमोबाइल्स, एग्रीकल्चर, डेटा प्रोटेक्शन, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं। आइदर यहाँ पे कभी यूरोपियन यूनियन डिसएग्री कर जाता था, आइदर कुछ टॉपिक्स इंडिया के लिए जो सेंसिटिव थे वहां पर इंडिया डिसएग्री कर जाता था। फाइनली आफ्टर कोविड होता यह है कि 2021 में इसको फिर से रिवाइव करने की कोशिश की जाती है। अभी भी पूरी तरीके से ये डील साइन नहीं हुई थी, लेकिन 2025 आते आते दोनों ही देशों की तरफ से या कह सकते हैं दोनों ही पार्टीज की तरफ से इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने इसको एक स्ट्रेटेजिक अर्जेंसी समझा और फाइनली 2026 वह साल है जहां पर यह डील साइन होती है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल टर्मोइल। आप सभी जानते हैं इस समय अमेरिका और बाकी दुनिया का क्या चल रहा है। इसे हम मैसिव इकोनॉमिक स्केल पर अगर समझें तो भारत और यूरोपियन यूनियन तकरीबन 2 बिलियन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। 25% ऑफ ग्लोबल जीडीपी यहाँ पर लिंक्ड है। आप देखोगे तो यूरोपियन यूनियन अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। अब यूरोपियन यूनियन एक देश नहीं, जाहिर सी बात है, ग्रुप ऑफ 27 कंट्रीज जब एक साथ आ जाते हैं तो ये वर्ल्ड की सेकेंड बिगेस्ट जीडीपी बन जाते हैं। और वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया, ये दोनों के बीच जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो 25% ऑफ ग्लोबल जीडीपी यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाती है। और रफली एक एस्टिमेट है 11 ट्रिलियन, वर्ल्ड की जो टोटल ट्रेड है 33 ट्रिलियन की, उसमें से 11 ट्रिलियन की ट्रेड सिर्फ ये दोनों ग्रुप्स एक दूसरे के साथ करेंगे। अब हम समझेंगे टैरिफ एलिमिनेशन
कितने मैसिव स्केल पर हुआ है। अगर टैरिफ्स कटे हैं, अगर टैरिफ्स में रियायत दी गई है, तो कितनी ज्यादा की गई है। 90% ऐसे सेक्टर्स या कमोडिटीज कह सकते हो जहां पर टैरिफ को रिड्यूस या पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया गया है। हालांकि ये टैरिफ्स आज ट्रेड डील साइन हुई और कल से ही कम नहीं हो जाएंगे। तो एक सिस्टमैटिक फेज होगा, एक सिस्टमैटिक इम्प्लीमेंटेशन होगा। कुछ सेक्टर्स होंगे जिनको ये टैरिफ लगाते लगाते कुछ साल तक बीत जाएं, और कुछ ऐसे सेक्टर्स होंगे जो शायद इतने सेंसिटिव ना हो। ऑफ कोर्स उनके ऊपर ये नियम जल्द ही लागू हो जाएंगे। ये ट्रेड डील साइन होने के बाद भी यूरोपियन यूनियन अपने संसद में और भारत अपने संसद में इन नियमों और शर्तों को गो थ्रू करेगा, और उसके बाद ही एक सिस्टमैटिक वे में इसके इम्प्लीमेंट किया जाएगा। हालांकि भारत के लिए काफी बड़ी बात है, हिस्टोरिकली भारत ने हमेशा अपने डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्ट किया है। अब हम समझेंगे कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर कितने परसेंटेज टैरिफ कट्स दिए गए हैं। तो सबसे बड़ा गेम चेंजर इस एफटीए में एयरक्राफ्ट एंड एरोस्पेस को समझा जा रहा है। क्या चेंज होगा? तो जीरो टू नियर जीरो टैरिफ्स ऑन एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट इंजन, स्पेयर पार्ट्स एंड मेंटेनेंस इक्विपमेंट्स। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ दो ही कंपनीज दुनिया में इन्वॉल्व हैं। एक अमेरिका की द बोइंग कंपनी, और यूरोप की द एयरबस। इंडिया के लिए क्यों इतना ज़्यादा मैटर करता है? क्योंकि इंडिया अपने ज़रूरत का सबसे ज़्यादा सिविल एयरक्राफ्ट, या फिर कह सकते हैं उसके मेंटेनेंस में यूज़ होने वाले जो इक्विपमेंट्स हैं, उसको इंपोर्ट करता है। आइदर हम यूएस या आइदर हम यूरोपियन यूनियन के ऊपर इसके लिए डिपेंडेंट होते थे। इससे ये होता था कि बहुत ज़्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी इन्वॉल्व होती थी। एयरलाइंस को एक बहुत ही ज़्यादा कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ता था, जिसका भुगतान एट द एंड यात्री यानी पैसेंजर्स करते थे। अब इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से होगा क्या? इससे एविएशन की जो कॉस्ट होगी, पर पर्सन टिकट की जो कॉस्ट होगी, वो कम होगा। मेंटेनेंस रिपेयर में यूज होने वाले पार्ट्स में भी अब कमी आएगी, उनके रेट्स में भी अब कमी आएगी। इससे एनकरेजमेंट मिलेगी इंडिया में एरोस्पेस सेक्टर को डेवलप करने की। और हमारी जो पहले डिपेंडेंसी थी, जो दो मैंने लिमिटेड सप्लायर्स यानी बोइंग कंपनी एंड एयरबस, जो हमारी लिमिटेशंस थी, अब धीरे धीरे वो लिमिटेशन खत्म होगी। और ये इंडिया के मेक इन इंडिया पॉलिसी के साथ भी अलाइन करता है। अब हम बात करेंगे अल्कोहल के ऊपर कितने प्रतिशत से टैरिफ कट्स किए गए हैं। करंटली जो टैरिफ्स हैं, यानी कि वाइन और स्पिरिट्स के ऊपर 150% है। इसका मतलब है अगर हम यूरोप से कोई एक्सपेंसिव वाइन इंपोर्ट करते हैं, तो करंटली हम उसके ऊपर 150% टैरिफ दे रहे होते हैं। यदि कोई बियर इंपोर्ट की जा रही है, तो उसके पर 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। हालांकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद वाइन्स के ऊपर 20 से 30% ही टैरिफ लगेगा। यानी कि जो पहले 150% था, अब वो मात्र 20 से 30% रह जाएगा। स्पिरिट्स के ऊपर 40% टैरिफ लगेगा, तो टैरिफ काफी कम हो गया है पहले से। और बियर, पहले 100% टैरिफ लगता था, अब बियर के ऊपर 50% टैरिफ लगेगा। अब इंडिया ने क्यों एग्री किया इसके ऊपर? क्योंकि इंडिया को अब उसकी जो लिकर मार्केट है, उस पे कुछ थ्रेट नहीं नजर आ रहा था। इसलिए इंडिया के लिए तो ये एक विन विन सिचुएशन है। इससे हमारे भारत देश में हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म और स्पेंडिंग बढ़ेगी, तो जीडीपी को भी एक पुश मिलेगा। और ईयू ने क्यों इसको इतना पुश किया? तो रीजन ये है कि यूरोपियन यूनियन के कुछ देश हैं जो बहुत ज्यादा अल्कोहल एक्सपोर्ट करते हैं। वहां पर एक प्रकार से पॉलिटिकल प्रायोरिटी मानी जाती है। ये देश हैं फ्रांस, इटली और स्पेन। अब हम बात करेंगे सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में जो इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में साइन किया गया है, वो है ऑटोमोबाइल सेक्टर। जी हाँ, करंटली भारत ने अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर जैसे कि महिंद्रा, टाटा, मारुति, इन सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए, इनकी प्राइसिंग, इनके मार्जिन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी भी फॉरेन देश से कोई भी गाड़ी आती थी तो उसके ऊपर 110% टैरिफ लगा रखा था। हावेवर,
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद ये टैरिफ ग्रेजुअली 10% तक रिड्यूस कर दिया जाएगा। तो इंडिया का जो फोकस होगा वो लग्जरी कार्स, ईवीज और हाई इंजन कैपेसिटी वाले व्हीकल्स पे ही ये लागू होगा। जाहिर सी बात है, इससे इंडियन कार मैन्युफैक्चरर्स को कुछ नुकसान जरूर होगा। इसीलिए इसको मोस्ट कंट्रोवर्शियल पार्ट कहा गया है, क्योंकि जब यूरोपियन यूनियन से मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू जैसे कुछ काफी बड़े ब्रांड्स इंडिया में अपनी कार्स को इंपोर्ट करते थे, तो वहां पर 110% तक इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी। ग्रेजुअली उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा 10% तक। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, वोक्सवैगन काफी चीप हो जाएगी। और इंडियन ऑटो इंडस्ट्री जो इन मास इंपोर्ट से खुद को प्रोटेक्ट कर रहा था, अब उसको ईवी टेक्नोलॉजी पर ट्रांसफर करना होगा। मार्जिन्स कम होंगे और ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए थोड़ा नुकसानदायक सौदा साबित हो सकता है। इसी के साथ हम समझेंगे किस प्रकार से भारत ने यूरोपियन यूनियन को यूके के कंपैरिजन में 6 टाइम्स ज्यादा लेवरेज दे दिया है ऑटोमोबाइल सेक्टर में। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया और यूके के बीच में कुछ महीनों पहले एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया था, जहां पर भारत ने यूके से आने वाले 37,000 यूनिट्स, या कहा जाए 37,000 कार्स जो इंडिया में आने वाली थी, ऑटोमोबाइल आने वाला था, उसके ऊपर ऑलमोस्ट टैरिफ जीरो कर दिया था। हावेवर, ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसके बाद 2,50,000 गाड़ियों पे टैरिफ घटाकर 10% कर दिया जाएगा। अगला टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो है फूड, बेवरेज एंड प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर भारत ने पूरी तरीके से टैरिफ्स को एलिमिनेट कर दिया है। चॉकलेट्स, बिस्किट्स, पास्ता, ऑलिव ऑयल, फ्रूट जूसेस जो यूरोप से भारत में इंपोर्ट होते थे, उसके ऊपर अब टैरिफ ऑलमोस्ट जीरो कर दिया गया है। क्योंकि चीज़ एक ऐसी स्पेशलिटी है जो यूरोप बहुत ही ज़्यादा टाइप्स के एक्सपोर्ट करता है, तो उसने वहाँ पर कुछ सेफ गार्ड ज़रूर रखा है। अब इंडिया ने ये क्यों अलाउ किया? क्योंकि इस वजह से ज़्यादा प्रीमियम प्रोडक्ट्स इंडिया में आएंगे और बहुत ही कम इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया के फूड सिक्योरिटी पे। अगला टॉपिक जो है वो है केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड मशीनरी। तो ईयू ने यहाँ पे जीरो ड्यूटी लगा दी है स्पेशलिटी केमिकल्स, मेडिकल सर्विसेज और इंडस्ट्रियल मशीनरी पे। यानी अगर भारत कोई भी केमिकल या मेडिकल डिवाइस ईयू में एक्सपोर्ट करेगा तो उसके ऊपर जीरो ड्यूटी लग जाएगी। इंडिया ने अपने राइट्स को प्रोटेक्ट जरूर किया है, क्योंकि हम यहाँ पर कुछ जेनरिक मेडिसिन्स को प्रोड्यूस करते हैं जिसकी कॉस्टिंग बहुत ही कम होती है। तो इंडिया ने ये राइट अपने पास रखा है कि उसको पूरी तरीके से आज़ादी होगी खुद के जेनरिक मेडिसिन्स को प्रोड्यूस करना, एंड कंपलसरी लाइसेंसिंग रिक्वायर्ड होगी उसके प्रोडक्शन के लिए। सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड डिजिटल ट्रेड। सर्विसेज के ऊपर, जी हाँ, यहाँ पर भी टैरिफ में कटौती की गई है। यहाँ पर आईटी सर्विसेज, इंजीनियरिंग और कंसल्टेंसी, ये कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पर टैरिफ्स में काफ़ी ज़्यादा कटौती की गई है। इससे फ़ायदा होगा इंडिया के सर्विस इंडस्ट्रीज और कंपनीज, आईटी इंडस्ट्री स्पेशली लाइक विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस। इन्वेस्टमेंट, stronger investor protection mechanisms and stable dispute resolution system। यहाँ पर भारत और यूरोपियन यूनियन ने जो भी इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के देश में ये करेंगे, उसके लिए काफ़ी सिक्योर और स्ट्रॉन्ग अब यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस और रेजोल्यूशंस पास किए गए हैं। और डिजिटल ट्रेड जो है वो डेटा प्रोटेक्शन, जैसा कि आप जानते हैं यूके और बहुत ही यूरोपियन नेशंस में जीडीपीआर लॉज होते हैं, तो वहाँ की जो डेटा प्रोटेक्शन लॉज हैं उनके साथ भारत को अलाइन करना पड़ेगा। और इंडिया अपनी खुद की डेटा सॉवरेनिटी को भी यहाँ पे होल्ड करेगा। अब इसके लॉन्ग टर्म फायदे क्या होंगे भारत के लिए? तो पहली बात हम समझेंगे इंडिया के आर्थिक फायदों के बारे में। तो ट्रेड वॉल्यूम 2032 आते आते डबल हो जाएगा हमारा यूरोपियन यूनियन के साथ। अभी आज के समय में हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर अमेरिका है।
अमेरिका को हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करने के बाद सरप्लस में रहते हैं। हावेवर ये एक बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस हो जाता है एक ही मार्केट में। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच साइन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बदौलत अब हम अपनी मार्केट को डाइवर्सिफाई कर पाएंगे, लॉजिस्टिक और इंपोर्ट कॉस्ट को भी हम घटा पाएंगे। इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा दोनों देशों के बीच में, और अपनी अपनी खुद की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन किया जाएगा। इससे एक कंट्री या एक रीजन के ऊपर जो रिलायंस है, जो डिपेंडेंसी है, वो काफी कम हो जाएगी। अच्छा, कुछ कंसर्न्स भी हैं, जैसे कि आप जानते हैं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो हमने अभी तक सारी पॉजिटिव बातें समझ ली, लेकिन कुछ कंसर्न्स भी हैं। कुछ लोग नाराज भी हैं, एंड कुछ सेक्टर्स भी इससे प्रभावित हुए हैं। इंडिया की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है ऑटोमोबाइल्स की, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, उसके ऊपर काफी बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है जब यूरोपियन कार्स की सब्सिडाइज्ड रेट्स में एंट्री हो जाएगी भारतीय बाजारों में। डेयरी प्रोडक्ट्स में भी इंडिया दुनिया में सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन एंड मिल्क कंजम्पशन करता है। इंडिया अपने मिल्क प्रोडक्ट्स को 90 से भी ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट करता है। यहाँ पे जब यूरोपियन प्रोडक्ट्स की एंट्री होगी तो बहुत ही ज्यादा क्वालिटी प्रोडक्ट्स, एंड जैसा कि आप जान, इंडिया 90 से ज्यादा देशों में डेयरी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है। हावेवर यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से क्वालिटी इंडिया को मैच करना काफी टफ हो जाएगा। हालांकि यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से क्वालिटी को मैच करना भारत के लिए काफी टफ हो जाएगा। इंडिया के छोटे इंडस्ट्रीज दैट इज एमएसएमईज भी वरीड हैं, ईयू के साथ भी अब उन्हें कंपटीशन करना पड़ेगा जब वहाँ के प्रोडक्ट्स यहाँ पर आएंगे। एक तरह से रेगुलेटरी प्रेशर भी होगा, क्योंकि ईयू के बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस और रूल्स होते हैं लेबर लॉस और एनवायरनमेंट को लेकर। बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लायंस होगा, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लायंस कॉस्ट इंडियन एक्सपोर्टर्स को यहाँ पे झेलना पड़ सकता है। और ये जो ट्रेड एग्रीमेंट साइन की गई है, इसके बेनिफिट्स इसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं कि कितने ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। आप पेपर पे तो बहुत सारे एग्रीमेंट साइन कर सकते हो, बट इफ बिजनेस करने की ईज है, बिजनेस करना आप वाकई चाहते हैं उस देश के साथ, तभी ये टैरिफ्स आपकी हेल्प करेंगे। जी हाँ, इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने की वजह से अमेरिका है नाखुश। जैसा कि आप देख सकते हैं इस फोटो में, यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बिसेंट, इनका कहना है कि यूरोप भारत के साथ ट्रेड एग्रीमेंट करके खुद के खिलाफ हो रहे वॉर को खुद ही स्पॉन्सर कर रहा है। भारत रशिया से सब्सिडाइज रेट में ऑयल खरीदता है, उसको रिफाइन करके उसके जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स बनते हैं उसको फिर यूरोप में ही बेचता है। तो एक तरह से इनडायरेक्टली पैसे रशिया के पास जा रहे हैं, जो रशिया यूक्रेन के साथ काफी समय से वॉर में है। जाहिर सी बात है, कुछ लोगों के लिए ये खुशी का अवसर है, कुछ देश इस ट्रेड एग्रीमेंट से बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, एंड कुछ अपने इनसिक्योरिटीज़ की वजह से बहुत ही ज़्यादा नाखुश हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।